हाय लाइव स्टूडेंट्स। जो लोग नहीं आए हैं वो लोग लाइव करते हैं, हमारे ही स्टूडेंट्स हैं वो। कब भीड़ बढ़ेगी बताएं? जब फाइनल एग्ज़ाम आएगा ना 11th का स्कूल में, तब यूट्यूब पे भीड़ बढ़ जाएगी। तब सब ढूंढने लगता है जल्दी से कोई बता दे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। खतरनाक व्यू बढ़ता है यूट्यूब पे, है ना? आप लोग भी ढूंढते हैं ना, मिल जाए कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस चैप्टर का जिस्ट मिल जाए, समरी मिल जाए जल्दी से। बट ये प्रोसेस है, अभी जो आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं ना, ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में जाइए, इस प्रोसेस में अपने आप को मतलब गुम हो जाइए इस प्रोसेस में। जब तक आप एज अ स्टूडेंट क्वेश्चंस के साथ उलझे हुए नहीं रहेंगे, वो आपके ख्याल में नहीं रहेगा, और ख्याल में कुछ और रहेगा। कुछ और नहीं होना चाहिए कि ख्याल में कुछ और है, तो वो नहीं। ठीक है, तो ख्याल में सवाल होना चाहिए। ख्याल में क्या होना चाहिए? सवाल होना चाहिए। तो सवाल घूमता रहे, चाहे केमिस्ट्री का, चाहे फिजिक्स का, चाहे मैथ्स का, तो ब्रेन डेवलप करता रहता है। तो एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जाइए, अब फाइनली मार्क्स बहुत ज़बरदस्त आता है। चलिए भाई यहाँ देखते हैं। तो हम लोग क्या बोले कि हम थोड़े से एडवांस हो गए हैं, तो हम लोग अब डायरेक्ट तरीका सीखते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये गिवन है, गिवन डेटा हाइड्रोजन का दिया हुआ है, निकालना अमोनिया का है, तो पूरा रिलेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है सृष्टि। सिर्फ किसके बीच का रिलेशन लिखेंगे हम लोग इक्वेशन देख करके? हाइड्रोजन और अमोनिया का, बस बात खत्म। तो क्या लिखेंगे? 3 मोल्स ऑफ क्या लिखा जाएगा बताइए? हाइड्रोजन। 3 लाइन क्यों बनाते हैं? उसमें स्टेटमेंट को शॉर्ट करने के लिए बस बनाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है कि 3 लाइन का सर कुछ मतलब है मैथमेटिकली। इट सिंपल मीन्स दैट 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो गिव्स नहीं लिख करके 3 लाइन बना दिए ताकि एक रिलेशन बने और मैथ्स में हम लोग सॉल्व कर सकें। तो यहाँ क्या लिखेंगे बताइए? यहाँ पे लिखा जाएगा सर ये 2 मोल्स ऑफ क्या देता है? अमोनिया, NH3 देता है। तो हम क्या सिखाए थे कि हम लोगों से कितने का पूछा है? 1.2 मोल्स का। तो सीधा सीधा क्या लिखिए? 1.2 मोल्स हाइड्रोजन। इसका क्या ट्रिक सिखाए थे? ट्रिक ये सिखाए थे कि जो इस तरफ है राइट हैंड साइड, वो न्यूमरेटर में रहेगा, जो राइट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड है, वो डिनोमिनेटर में आएगा, और जितना का पूछा है उसको हम लोग क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल, समझाओ? क्या करना है? जो राइट हैंड साइड है वो न्यूमरेटर, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो डिनोमिनेटर, और जितना का पूछा है वो मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, इस चीज़ को जैसे ही हम लोग सॉल्व किए, बताइए कितना आएगा? 3, आई थिंक इसका पॉइंट हटाएंगे, 3 4 12, 8/10, इट इज़ एक्चुअली 0.8 मोल्स ऑफ क्या आया ये बताइए? NH3। अच्छा, हमसे हाउ मैनी मोल्स पूछा था या हाउ मच पूछा था? हाउ मच का मतलब होता है कि हम लोग को मास तक पहुंचना है। तो जल्दी से बता दीजिए न्यू स्टूडेंट, मास तक कैसे पहुंचा जाता है? तो मास का फॉर्मूला क्या है? मोल्स में क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए बताइए? मोलर मास, है ना? तो हम लोग को मास मिल जाएगा। तो मास ऑफ अमोनिया क्या लिखेंगे कि मास ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू, कितना मोल्स मिला है हम लोग को? 0.8। अमोनिया का कितना मास होता है भाई? 17। 17 इंटू 0.8 किया जाए भाई, कितना होता है? 17 8 17 का टेबल याद नहीं आप लोगों को? 17 का टेबल तो याद होना चाहिए। 136/10 कितना आया? 13.6 ग्राम। ठीक है। अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। ये जो 13.6 ग्राम आया, ये कितने मोल से आया? 1.2 मोल से आया ना? अच्छा, 1.2 मोल से अमोनिया कितना आया? 0.8 मोल। इसको बोला जाता है कि ये तो हम लोग रिएक्शन को देख करके ना पता कर रहे हैं। तो ये जो मिला, इसको क्या बोलते हैं कि सर ये मुझे प्रोडक्ट मिला। कितना मिला, इस चीज को केमिस्ट्री में कहा जाता है यील्ड। क्या कहा जाता है? हाँ, जनरली एग्रीकल्चर वगैरह करोगे ना, तो एग्रीकल्चर में यील्ड से बात होती है। यील्ड ऑफ क्रॉप कितना रहा 2003 से 2004 के बीच, राबी क्रॉप कितना यील्ड रहा, खरीफ क्रॉप कितना यील्ड रहा। तो ये एग्रीकल्चर वाला जो साइंस पढ़ते हैं उनमें ये चीज़ आती है, और वो पूरा सरकार के पास डेटा होता है कि पूरे इंडिया में राबी क्रॉप कितना यील्ड रहा इस साल और खरीफ क्रॉप कितना यील्ड रहा, ताकि वो पता कर सकते हैं कि क्या उनको पॉलिसी बनानी है। तो ये जो यील्ड है, तो यील्ड का मतलब क्या हुआ? मतलब यील्ड का मतलब कितना अमाउंट हम लोगों को मिला। तो इसको कहा जाता है थियोरेटिकल यील्ड। क्या कहा जाता है?
तो क्यों थियोरेटिकल यील्ड कहते हैं इसको? क्योंकि भाई ये तो हम लोगों ने इक्वेशन को देख करके ना मैथ्स लगा करके निकाल दिया है कितना मोल बनेगा इक्वेशन के हिसाब से। पर हो सकता है ना कि असल में जब रिएक्शन हो रहा हो, असल में जब रिएक्शन हो रहा हो तो उस वक्त ये पाया जाए कि कुछ कमियों के वजह से, जैसे कंटेनर गंदा था या कुछ इम्प्यूरिटी थी या मेजरिंग में कुछ गड़बड़ हो गई, उसके वजह से जो मुझे अमाउंट मिला वो उतना नहीं मिल करके थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा, ये भी तो मुश्किल, ये भी मामला हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो जो असल एक्सपेरिमेंट में मिलता है उसे कहते हैं एक्चुअल यील्ड। क्या कहते हैं? अब एक टॉपिक है इसी से रिलेटेड, उसको बोला जाता है परसेंट यील्ड। क्या बोला जाता है? तो क्या बनेगा फॉर्मूला परसेंट यील्ड का, बताओ तो। कोई अगर सोचेगा तो कैसे बनाएगा? व्हाट इज द परसेंट ऑफ द यील्ड? तो यील्ड का परसेंट कैसे बनेगा बताइए, कैसे बनेगा यील्ड का परसेंट? परसेंट यील्ड कैसे बनाएंगे? लाइव स्टूडेंट्स आप लोग भी जवाब दें। कैसे दीजिएगा जवाब? कमेंट करिए, कमेंट कर सकते हैं आप, बिल्कुल आपके सवाल मैं लूंगा, मेरा काम है बोलना। ओके, जब भी देखेगा कमेंट करेगा ना भाई, ठीक। ओ तुम लोग ये भी देख रहा है कि कितना देख रहा है? अब थोड़ा अब यहाँ भी देख लीजिए, आप लोग तो यहाँ है ना, आप लोग को यहाँ देखना है। क्या बनना चाहिए फॉर्मूला परसेंट यील्ड का? क्या लगता है क्या बनना चाहिए परसेंट यील्ड का फॉर्मूला? तो परसेंट यील्ड का फॉर्मूला होता है जितना एक्चुअल में मिला, मतलब एकदम रियल में हम लोगों को मिला भाई रिएक्शन करके, इसको डिवाइड करेंगे जितना थियोरेटिकली मिलना चाहिए था। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है बताइए? थियोरेटिकल यील्ड। और इनटू क्या कर देना है? वेरी गुड, बस। अब वही सेम क्वेश्चन है, बस अब क्वेश्चन परसेंट यील्ड का पूछेंगे आपसे। थोड़ा सा एक लेवल अप जा रहे हैं, कोई दिक्कत? यहां तक समझ आया ना कैसे निकालते हैं मोल, मोल से मास कैसे निकालते हैं? बस उसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में, चलो सेम क्वेश्चन में काम करते हैं। क्वेश्चन हम सेम रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या क्वेश्चन हम लोग लिए थे जरा बताना, क्वेश्चन क्या था हम लोगों का जरा बताना। अच्छा, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक भी हो गया, परसेंट यील्ड इसका नाम ही है इस टॉपिक का, बहुत छोटा सा पार्ट है इसलिए इसको यहीं रखिए। ये क्या बना बताइए? N2 + 3H2 gives 2NH3 इसमें अब के ले लेते हैं यहाँ पर जो मोल्स ले लेते हैं। लेट अस टेक कि अब के मैंने मोल्स ले लिया 4.2 मोल्स। कितना ले लिया? ठीक है, और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इन दिस रिएक्शन it is found that होते रहता है उस in this reaction it is found that let us say 12 gram of ammonia is produced. Find percent yield of NH3। या NH3 क्यों लिखें? फाइंड परसेंट यील्ड। भैया यील्ड तो प्रोडक्ट का ही होता है। चलिए बना के दिखाइए तो ये क्वेश्चन। सबसे पहले ये बताइए जो 12 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस लिखा है ये थियोरेटिकल यील्ड है कि एक्चुअल यील्ड है? ये बोला कि ये पाया गया कि अमोनिया जो प्रोड्यूस हुआ वो कितना हुआ? 12 ग्राम। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा कि 4.2 मोल से ये पता करना पड़ेगा कि अमोनिया कितना ग्राम थियोरेटिकली बनता है, वो मेरा क्या होगा? थियोरेटिकल यील्ड होगा। फिर क्या करोगे? 12 को न्यूमरेटर में रखोगे और जो यहां से फाइंड करोगे वो डिनोमिनेटर में रखोगे और इनटू क्या करोगे? 100 करके बताइए तो कितना आता है? फास्ट से बनाएंगे हम लोग इसको। किसके बाद में किसका रिलेशन निकालेंगे सृष्टि? हम लोग डायरेक्ट किसका बनाए बच्चा? सीधे हाइड्रोजन अमोनिया का बना लेते हैं। क्या लिखेंगे ऑल ऑफ यू? जल्दी जल्दी बोलिए। 3 मोल्स क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन गिव्स कितना लिखेंगे?
2 मोल्स ऑफ, वेरी गुड। और सीधे कितना का पूछा था? बहुत बढ़िया, 4.2 मोल्स हाइड्रोजन रहेगा। क्या ट्रिक सिखाए थे? 2 इधर 3 इधर, वेरी गुड। 4.2 इधर, कितना आया ज़रा बताना। ये आई थिंक ये आया 3 1 और 3 4 14 आया ना। 14 2 28, 28 बाई 10 कितना आ गया? 2 पॉइंट, ठीक है। तो 2.8 मोल्स आया। बट हियर यील्ड इज गिवन इन ग्राम, यस और नो? तो वी हैव टू फाइंड इन ग्राम ना। अगर यील्ड मोल में दिया होता तो हम लोग मोल ही में काम कर लेते, बट ग्राम में दिया तो ग्राम में कर लो इसको। तो ये 2.8 मोल्स किसका बना? अमोनिया का। फिर क्या लिखेंगे हम लोग? वेट ऑफ अमोनिया। वेट ऑफ अमोनिया कितना लिखेंगे? 2.8 इंटू 17। तो यहाँ से 10, जल्दी ये बताइए कितना आया? 28 इंटू 17, 28 इंटू 17 कितना आता है? 47, ठीक है, मतलब 476 बाई 10, तो 47.6 ग्राम ये आया ना। ओके, तो 47.6 ग्राम। एंड आई थिंक अब मुझे लगता है कि देयरफॉर परसेंट यील्ड जो होगा वो आएगा कितना था भाई? एक्चुअल यील्ड कितना है हम लोगों का? ओह सॉरी, एक्चुअल 12 है, थ्योरेटिकल कितना है? 47.6 इंटू क्या कर देंगे? 100। तो आई थिंक इसको सॉल्व करिएगा तो इसका भी 10 जो है इसको हटा के ऊपर कर दो। कितना आ रहा है? ये निकाल चुके क्या? यू कैन यूज़ योर कैल्सी शॉर्टकट में स्टाइल से बोलते हैं कैलकुलेटर। इट विल कम टू आसपास ऑफ 25%, या बिकॉज यू कैन से इट इज लमसम, इट इज इक्वल टू व्हाट? 48, 12 4 48, और 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो 25% ही आएगा। तो ठीक है, 24.99 कुछ आ रहा होगा, तो उसको 25% आप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। परसेंट यील्ड यहाँ तक समझ आया? आ गया? अच्छे से समझ में आ गया? पक्का? ओके। अब परसेंट यील्ड पे थोड़ा सा खेलते हैं। और क्या खेल सकते हैं? देखो क्या प्ले हो सकता है। अब मुझे ये बताओ कि सर परसेंट यील्ड जो था वाई, परसेंट यील्ड जो है इज इक्वल टू, ऊपर में क्या लिए थे? एक्चुअल यील्ड लिए थे, डिवाइडेड बाय क्या लिखे थे? थ्योरेटिकल यील्ड, और इनटू क्या किए थे बताओ? 100। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल बाय थ्योरेटिकल का रेशियो परसेंट यील्ड होता है, इनटू 100 अगर कर दिया जाए तो परसेंट यील्ड अगर कोई मुझे दे दे, परसेंट यील्ड अगर कोई मुझे बता दे परसेंट में, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक्चुअल यील्ड निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा बताइए? तो परसेंट यील्ड को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा किससे? थ्योरेटिकल यील्ड से। बोलिए हाँ या ना। तो ये आप थ्योरेटिकल यील्ड से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बताओ? नहीं, बाई 100 वो टेक केयर कर लेगा। परसेंट मतलब 80% लिखेगा तो 80% में 80/100 लिखेगा ना। समझ में आ गया? ठीक है। तो एक्चुअल यील्ड इज इक्वल्स टू परसेंट यील्ड इनटू क्या होगा? थ्योरेटिकल यील्ड। अच्छा, इसका उल्टा सर, अगर हमें एक्चुअल यील्ड जो है वो निकालना हो तो ये कर लेंगे। अगर थ्योरेटिकल यील्ड निकालना हो और मुझे एक्चुअल यील्ड दिया हो तब परसेंट के साथ, तो फिर इसी का एक और फॉर्मूला क्या होगा? बस यहाँ पर क्या करना है? डिवाइड कर देना है ना। तो एक बार ज़रा थोड़ा सा इसको ऐसे करके अगर हम लिख दें और मुझे बताओ कि थ्योरेटिकल यील्ड से एक्चुअल यील्ड निकालना है तो क्या परसेंट यील्ड को मल्टीप्लाई करना पड़ता है? बोलिए, मल्टीप्लाई बाय परसेंट यील्ड, हाँ या ना? और अगर सर मुझे एक्चुअल यील्ड से थ्योरेटिकल यील्ड निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा बता दो? इधर आते वक्त मल्टीप्लाई है तो उधर आते वक्त क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आप इतना जो बात बोले आप देखते हैं इस पे खेल पाते हैं हम लोग कि नहीं। 2a + b गिव्स 4c, और इसके ऊपर रिएक्शन में यहाँ लिखा था कि इसका परसेंट यील्ड जो था
वो था 80%। 80% ऐसे एरो में दिया हुआ था। तो 80% एरो में दिया हुआ, इसका क्या मतलब है कि वो परसेंट ईल्ड दिया है कि ये रिएक्शन असल में सी कितना प्रोड्यूस कर पाएगा, 80% ईल्ड के साथ ही प्रोड्यूस कर पाएगा। और यहाँ पर क्या दिया हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ है, चलिए एकदम सिंपल मान लेते हैं, 2A दिया हुआ है 10 मोल्स। कितना दिया हुआ है, 10 मोल्स। तो इस क्वेश्चन को सर कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड मोल्स ऑफ सी फॉर्म्ड। क्या पूछ रहा है, फाइंड मोल्स ऑफ सी फॉर्म्ड। आइए इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं, बताते हैं कि सर कैसे ये बनेगा। तो पहले ए और सी, इनके बीच क्या निकाल लेंगे, रिलेशन निकाल लेंगे ना, ए और सी के बीच। चलिए ए और सी के बीच रिलेशन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, बोलिए, 2 मोल्स ऑफ, वेरी गुड, गिव्स 4 मोल्स ऑफ सी। सो डायरेक्टली हम लोग ट्रिक सीखे थे कि 10 मोल्स ऑफ ए का क्या करना है, इधर वाला न्यूमरेटर इधर वाला डिनोमिनेटर इंटू क्या लिखेंगे, 10। 2 से कट जाएगा, 2 5 कितना आया बताइए यहाँ पर, 20 मोल्स ऑफ सी आ गया, ये 20 मोल्स ऑफ सी। अच्छा गौर से देखें सर, ये 20 मोल्स ऑफ सी जो आया है वो असल में थियोरेटिकल है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पकड़िए बात को, मतलब वो 20 तब आता जब 100% यील्ड होता, पर अभी कितना है बाबू, 80%। तो इसका क्या निकालना पड़ेगा, 80%। तो देयरफॉर मोल्स ऑफ सी फॉर्म्ड जब हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे 80% ऑफ 20 मोल्स। बोलिए चमका कि नहीं चमका, चमका। अब सर ये आंसर कब होता, जब यहां एरो में कुछ नहीं लिखा होता है, इसका मतलब वो 100% यील्ड है, बट यहां यील्ड कितना है बाबू, 80%। इसका मतलब ये थ्योरेटिकल है पर आएगा 80% उसका। तो 20 का 80% कितना होता है, जल्दी बताइए, 16 होता है क्या, 80/100 इंटू 20। बोलिए हाँ या ना, कितना आया बताइए, 16 मोल्स आया, पक्का। अब सुनो, इस क्वेश्चन को करने का मेथड 2, लीजम सर तरीका, मतलब डायरेक्ट और शॉर्टकट में सीखे भाई, मज़ा ही आ जाए कि कैसे करना है इसको। देखिए सीधे क्या लिखा था, 80%, इसका मतलब जो यहाँ बनेगा उसका 80% निकालना होगा। तो डायरेक्ट तरीका सीखिए इसका, डायरेक्ट तरीका। तो इसको क्या लिख दें, एलएस मेथड लिख दें क्या, लीजम सर मेथड डायरेक्ट। भैया ए और सी का मामला है तो हम लोगों को मालूम है कि 4/2 करना ही करना है। 4/2 में यहाँ जो मोल दिया है वो मल्टीप्लाई करना ही करना है, और जो इसका आंसर आएगा उसमें 80% मल्टीप्लाई करना ही करना है। खत्म, डायरेक्टली सॉल्व करिए, बोलिए, कर लीजिए। 1 2 1 2 2 2 8 दूनी 16। समझे, कर पाएगा, दे इसी टाइप का एक दें, और चलिए एक देते हैं, वहाँ देते हैं, ये वाला स्लाइड रहने देते हैं ताकि आप लोग इसको देख देख के करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4A प्लस 5B गिव्स 2C, और ये दिया हुआ था 16 moles with 75% yield. So find C, moles of C. यस सही जवाब है सत्यम, 25%। कमेंट भी क्या है भाई, जवाब कौन, आप ही लोग कर रहे हैं क्या, ऐसा नहीं ना कर रहे हैं, तो पता चला इनडायरेक्टली कर रहे हैं, इधर से जवाब दे रहे। सर मेरा जवाब वहाँ आएगा, हम क्लास मेरा मेथड से डायरेक्ट। बोलिए कौन दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, इससे इसका रिलेशन ना, क्या लिखेंगे बोलो, सी, मोल्स ऑफ सी फॉर्म्ड 2/4 इंटू 16 इंटू 75%, कितना हो गया, सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। 2/4 कैसे हुआ ओम, 2 इधर 4 इधर, 16 चूंकि दिया हुआ था, यील्ड 75। तो इसको कर लीजिए, 25 3 जा 25 4 जा 4 4 जा 4 4, कितना आया आंसर,
1 पॉइंट, ऐसा नंबर ही नहीं दिए हैं सृष्टि के इतना पॉइंट पे आए। पच्चीस का टेबल याद होना चाहिए, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 25 का टेबल एकदम मस्त याद रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। तो इसे कहते हैं परसेंट यील्ड। एक क्वेश्चन जो है अब आपको बताते हैं कि जब मोल्स मालूम चल जाए तो मास में तो कन्वर्ट कर ले रहे हो, अब मोल्स मालूम चलेगा और पूछेगा वॉल्यूम बताइए कितना फॉर्म हुआ, तो वॉल्यूम का मतलब क्या है, क्या करिएगा, हाँ बहुत बढ़िया, 22.4 से जो भी मोल्स आएगा उसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, यही कहानी है। चलो एक क्वेश्चन लिखो तो, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ sulfur dioxide at NTP will be obtained by completely burning 10 gram of pure sulfur, completely burning 10 ग्राम ऑफ प्योर सल्फर। तो ये स्टोइकियोमेट्री का एकदम बेसिक सवाल है, इसमें रिएक्शन नहीं दिया है और एनटीपी दिया है। ये एनटीपी और एसटीपी सिर्फ इसलिए है कि आप एक मोल जो भी हो उसको आप कितना लीटर मान सकें, बताइए। हाँ, अभी थोड़ा एसटीपी इंडिया में हल्का ट्रेंडिंग चल रहा है, 22.7 लेता है एसटीपी पे, तो वो डिपेंड करता है कि क्योंकि किताबों में अभी वो चीज़ें एडिट नहीं हुई हैं, तो किताबों में जब आ जाएंगी तब पूरे प्रॉपर तौर पे हाँ ये मानना होगा कि 22.7 लेना है। जब तक ये नहीं बोला जाए एग्ज़ाम के क्वेश्चन में, जेई में या नीट में, तब तक आपको 22.4 लेकर के ही बनाना है। मगर इसका एक और छुपा हुआ तरीका ये भी है कि अगर देखो 22.4 से कटने वाला नंबर है तो 22.4 ले लो, 22.7 से कटने वाला नंबर है तो 22.7 ले लो। मगर ये इसमें भी बहुत कन्फ्यूज़न है, आई थिंक इसको बैठ के पैनल को ही डिसाइड करना होगा। तो अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही होगी पैनल तक तो इसको ज़रा सही कर लीजिए ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो एसटीपी और एनटीपी पे। मगर फ़िलहाल जब तक कन्फ्यूजन है तब तक एनटीपी या एसटीपी को एक ही मान सकते हैं आप, आपके पास कोई चारा नहीं है। तो एक मोल का कितना लेना है, 22.4 लीटर। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। 22.4 लीटर जब लेना है, क्वेश्चन ने क्या किया, बर्निंग ऑफ सल्फर। तो कोई भी केमिस्ट्री में बर्न मतलब क्या लिखना है क्वेश्चन, एनीथिंग इज बर्निंग। तो बर्निंग को हम लोग क्या बोले थे, क्या डिफाइन किए थे, रिएक्शन का नाम क्या होता है जिसको बर्निंग होता है, कंबशन। तो कंबशन किसके प्रेजेंस में होता है भाई, बस। तो S प्लस क्या लिखना है, O2, और वहां पे बता ही दिया था क्या बना है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, SO2 होगा। क्लियर हो गया एकदम। तो ये इक्वेशन मिल गया लैंग्वेज से। अच्छा, इसमें ये कितना दिया हुआ है, ये 10 ग्राम दिया हुआ, बोलो हाँ या ना। और पूछा कितना है कि इसका वॉल्यूम कितना बनेगा, यही ना पूछा है। तो इसका स्टेप है, इसका स्टेप क्या है बताइए, कैसे इसको आर्किटेक्चर करना है दिमाग में। क्या यहाँ वेट ऑफ सल्फर दिया हुआ है, तो वेट ऑफ सल्फर से पहले क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर से यहाँ क्या पता करोगे, पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 रिश्ता लगा के, और नंबर ऑफ मोल से फिर फाइनली कहाँ पहुँचोगे, वॉल्यूम तक। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि क्या ये रिएक्शन चेक कर लेना है कि बैलेंस। तो इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स है वो हम लोग कैसे पता किए, गिवन मास बाय मोलर मास से ये नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। फिर रिलेशन बनाए, 1 मोल सल्फर 1 मोल SO2 देता है, 1 मोल सल्फर 1 मोल SO2 देता है, इतना मोल इतना मोल देगा। वंस वी हैव नोन मोल, मोल से क्या निकालना था, वॉल्यूम। मोल से वॉल्यूम निकालने का तरीका है 22.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है सृष्टि, क्लियर है, ठीक है। तो ये रिलेशन है बाबू, 1 1 का है, तो फिर तो 1 का पता चल गया, तब तो बड़ा आसान है, जितना का पूछे बस उतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्योंकि यहाँ 1 मोल दे रहा था तो 10/32 मोल 10/32 देगा। जब 1 का मिल जाए तब तो कोई मामला ही नहीं है, तब तो बहुत आसान हो जाता है।
ठीक है, इसमें दिक्कत कब होती है, जब यहाँ अलग नंबर हो यहाँ अलग नंबर हो, तो वो मेथड लगाएंगे दिस बाय दिस इनटू दिस वाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चले, अब आई थिंक हम लोग जो पहला वाला टाइप था जो हम लोग पढ़ रहे थे कि रिएक्टेंट का जब एक इंफॉर्मेशन, एक ही रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन दिया होता है, उसमें कैसे पता करना है ये हम लोगों ने पता कर लिया। अब आइए पता करते हैं उस रिएक्शन के लिए जिसमें दोनों रिएक्टेंट के इंफॉर्मेशन दिए हुए होते हैं। तो इसके लिए जो मेथड मैंने आपको बताया था वो मेथड क्या था बताइए? एलआर मेथड। क्या बताया था? एलआर मेथड, जिसका फुल फॉर्म है लिमिटिंग रिएजेंट मेथड। ये कब यूज करोगे? कभी भी मुंह उठा के यूज कर लो क्या? कब करना है इसको? जब रिएक्टेंट का, जब जितने भी रिएक्टेंट हैं उसके दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होगा। जैसे मान लो यहाँ 2A गिव्स 4B और यहाँ पर लिखा हुआ है गिव्स 5C। ये भी दिया है 8 मोल्स, ये भी दिया है 8 मोल्स। अब बताओ, अब तक ऐसा हम क्वेश्चन दे रहे थे कि दोनों के बारे में जानकारी दे रहे थे कि एक के बारे में देते थे? एक के बारे में। अभी क्या किए हैं? दोनों के बारे में दिए हैं। तो दोनों के बारे में देने में प्रॉब्लम क्या होता है सुन लीजिए, कि क्यों लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट लाना पड़ा, वो भी सुन लो कि क्यों लाना पड़ा। जैसे मान लो कोई बच्चा बोले आप लोग में से कि सर हम ए के साथ सी पता करना चाहेंगे, तो वो बोलेगा सर हम ए के साथ रिलेशन बनाएंगे सी का। कोई एग्जाम में बच्चा बोलेगा सर हम बी के साथ सी का रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, तो भाई आप कैसे रोक सकते हैं? क्योंकि आप यही पढ़े हैं कि रिलेशन बना के ही निकलता है। तो जो स्टूडेंट ए के साथ रिलेशन बना के निकालेगा वो क्या लिखेगा कि 2 मोल्स, यही लिखेगा ना, 2 मोल्स ऑफ ए गिव्स, क्या लिखेगा वो? 5 मोल्स ऑफ सी लिखेगा। तो डायरेक्टली वो किसका पता करेगा बताइए? 8 मोल्स का। तो 8 मोल्स का पता करने के लिए क्या करेगा वो? 5/2 इंटू 8 करेगा ना। कितना आएगा बताइए? 20 मोल्स ऑफ सी आएगा। दूसरा स्टूडेंट ने क्या किया? बोला सर हम ए के साथ नहीं बनाएंगे, हम बी के साथ बनाएंगे। बी के साथ बताइए क्या लिखा जाएगा? 4 मोल्स ऑफ बी कितना देगा बताओ? सेम 5 मोल्स ऑफ क्या देगा? सी देगा। तो 8 मोल्स, इसका भी 8 मोल्स ही दिया हुआ है ना, तो 8 मोल्स के साथ बता दीजिए बी का क्या हो जाएगा रिलेशन? 5/4 इंटू 8। इसको सॉल्व करो, बताइए कितना आएगा? ये 10 मोल्स आया। अब सवाल ये आएगा कि सर किसके आंसर को करेक्ट माना जाए? सर यहाँ तो देखिए सर, यहाँ तो आ गया आपका 20 मोल सी का और यहाँ आ गया 10 मोल सी, तो करेक्ट कौन है? तो इसलिए किस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया यहाँ? लिमिटिंग रिएजेंट का। कि भैया आप लोग दोनों नहीं डिसाइड करेंगे कि सी कितना बनेगा, इनमें से कोई एक डिसाइड करेगा कि सी कितना बनेगा। अब ये हक किसको मिला? ये हक किसको मिला? तो इसके लिए आपको ऐसे समझना है कि आप लोग समोसा खाते हैं, सिंघाड़ा, चटनी के साथ, सॉस के साथ। तो कभी कभी क्या होता है, या मोमो तो खाती होंगे मोमोज़ आप लोग। मोमोज़ ले लें एडवांस में। चलिए, मोमोज़ न्यू जनरेशन मोमोज़ चटनी। तो मोमोज़ अगर आप खा रहे हैं चटनी के साथ और चटनी ख़त्म हो जाए और मोमो बाकी रहे, तो आप मोमो खाना रोक देते हैं, फिर बोलते हैं चटनी दो और, यही बोलते हैं ना। तो मोमो तब तक खाया जा रहा है जब तक चटनी अवेलेबल है। जैसे ही चटनी ख़त्म, मोमो खाना बंद। तो मोमो कितना खाया जाएगा ये मोमो पे डिपेंड कर रहा है कि चटनी पे डिपेंड कर रहा है? एग्जैक्टली। अब इसका दूसरा एनालॉजी, दिस इज 2 हैंड्स। तो 2 हैंड, मेरे 2 जो हाथ हैं वो ज़रूरत है क्लैप करने के लिए। यू आर गेटिंग अ प्रोडक्ट ऑफ साउंड। तो आपको 2 हाथ से ये साउंड मिल रहा है। तो अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच में से एक गायब हो गया, तो क्या साउंड आएगा आपको? तो ये साउंड तब तक आएगा, ये किस हाथ पे डिपेंड कर रहा है मेरे? इस हाथ पे। तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है लिमिटिंग रिएजेंट। चटनी को और मोमो के केस में किसको कहा जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट? चटनी को कहा जाएगा। यानी जो चीज़ पूरी तरह से रिएक्शन के दौरान कंज्यूम हो जाती है, पूरी कंज्यूम हो जाती है, उस चीज़ को क्या कहा जाता है? लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट को ही हक है कि वो बताएगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, कि मोमो कितना खाया जाएगा और ताली का साउंड आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, इसके लिए
मैंने क्या किया कि लेट अस टेक you to a file manager. ओके ठीक है, मुझे लगा था कि पेज अवेलेबल होगा बट नहीं है, जाने दें। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं यहाँ तक कि भाई डिसाइड कौन करता है, चटनी डिसाइड करती है या मोमो डिसाइड करता है। तो आइए चटनी कैसे पता करते हैं उस पर बात करते हैं। इसमें आपको पता करना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो सबसे पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट का जो डेफिनेशन है वो आपको क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो अभी अभी हम बोलते बोलते में उसका डेफिनेशन बोल भी गए थे। बताइए तो क्या बोले थे हम कि लिमिटिंग रिएजेंट इट इज़ अ रिएक्टेंट विच इज consumed completely during reaction। जो completely consume हो जाए during reaction उसे क्या कहते हैं हम लोग, लिमिटिंग। पता कैसे करेंगे सर लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। अब देखिए लिमिटिंग रिएजेंट देखिए कैसे पता होता है। लिमिटिंग ऐसे पता होता है कि भाई तुम लोग आपस में डिसाइड करो, तुम 2 मोल ऑफ ए रिएक्ट करते हो 4 मोल ऑफ बी से, हाँ या ना। तो ये बोलेगा कि देख भाई हम 2 4 चाहिए, मैं अगर 2 रहता हूं तो मुझे 4 चाहिए, अगर मैं 1 रहूंगा तो मुझे 2 चाहिए, तो अगर मैं 8 रहूंगा तो मुझे 16 चाहिए। पर तुमने दिया कितना है, अरे तो तुमने चटनी कम दे दी ना। समझ आया। तो एलआर पता करने का पहले सिखाते हैं स्कूली तरीका। स्कूल में कैसे पता करिएगा, स्कूल में क्या लॉजिक दीजिएगा। तो स्कूल में देखिए कैसे पता करने का तरीका होता है। इन स्कूल हाउ विल यू राइट, तो यू विल राइट दैट 2 मोल्स ऑफ ए क्या बोलेंगे, रिएक्ट्स विथ 4 मोल्स ऑफ बी। सो 8 मोल्स ऑफ ए विल रिएक्ट विथ 4/2 इंटू 8 मोल्स, जो कि कितना आएगा बताइए, 16 आ रहा है क्या। तो 16 मोल्स ऑफ बी। फिर यहां लिखेंगे बड़ा सा इंग्लिश में, बट इन क्वेश्चन ओनली 8 मोल्स ऑफ बी इज गिवन विच इज लेस देन रिक्वायर्ड। बोलिए हाँ या ना। देयरफॉर बी इज माई एलआर। माई मत लिख देना, बी इज एलआर। बोले तुम्हारा एलआर, बी इज एलआर। कैसे समझ में आया, पता कैसे किए बताओ। एलआर पता करने का तरीका, पहले आपस में रिएक्शन करवाइए, रिलेशन लिखिए कि 2 को 4 चाहिए तो 8 को कितना चाहिए 16। फिर देखिए क्वेश्चन में ये कितना गिवन था 8, मतलब ये कम अमाउंट में था, मतलब जब भी ये क्या होगा, ये तो जल्दी ये जब रिएक्ट कर रहा होगा तो इसको 16 चाहिए तो 8 तक तो रिएक्शन होगा। अब बाकी का जो 8 चाहिए वो तो रिएक्शन बंद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया बाकी का 8 अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि इसको ख़त्म हो जाएगा, तो पूरा पूरा कंज्यूम कर लेगा इसको, क्योंकि इसको तो 16 चाहिए था, ये तो कम दिया हुआ था। तो मतलब क्या समझ में आया कि लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है वो एक्चुअली कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ये बात समझ आ गई। तो अगर ये कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, अगर ये भाई साहब मेरे एलआर हैं, तो जो ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं केमिस्ट्री में, उसे कहते हैं एक्सेस। उसे क्या कहते हैं। तो एग्जाम में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, फाइंड एलआर एंड फाइंड द एक्सेस। तो जो एलआर होगा उसका अगला वाला एक्सेस होगा। तो पता आपको एक्सेस नहीं करना है, पहले पता आपको क्या करना है, एलआर करना है। तो एक ये तरीका है एलआर पता करने का। अब जैसे ही एलआर पता हो गया, यानी चटनी पता हो गया कि बी है, तो चटनी विल डिसाइड कि सी कितना बनेगा, कि ए विल डिसाइड सी कितना बनेगा, बी विल डिसाइड कि सी कितना बनेगा। तो रिलेशन ये वाला सही माना जाएगा कि ये वाला रिलेशन सही माना जाएगा, बी वाला रिलेशन सही माना जाएगा। अब इस रिलेशन के हिसाब से आप बताइए विच वन, ओवर हेयर ओवर हेयर, कौन सा सही माने हम लोग, बी वाला। तो जो स्टूडेंट बी से कंसिडर करके बनाएगा वो सही जवाब है, और ये वाला जवाब क्या हो जाएगा, गलत। यानी आप इससे नहीं डिसाइड करेंगे। सो फाइनल आंसर इज कि कितना बनेगा बताइए, 10 मोल्स ऑफ सी बनेगा।
एकदम अच्छे से क्लियर हुआ? पक्का कि सब उड़ गया? हुआ? थोड़ा सा एक और प्रैक्टिस करते हैं। चलिए एक और प्रैक्टिस करते हैं, इसी तरह से सवाल लेते हैं हम लोग। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। आंसर लाए आप? एलआर पता कर लिए? हाँ ठीक हो गया वो। तो एलआर कौन है बताइएगा, कौन है एलआर? ये वाला 5A नहीं बोलते, या तो ए बोलना है तो बी बोलना, आगे का नंबर बोलने की जरूरत नहीं होता। बताइए एलआर कौन है? हाँ याद रखिएगा, पता चलो ओ तब तो यहाँ हम N2 इंटू दे देंगे, तुम्हें बोलेगा 5 N2 एलआर है। नहीं ऐसे नहीं बोलना है, N2 एलआर है। ठीक है, तो ए एलआर है। अच्छा कैसे पता ए एलआर है? 5 को 2 चाहिए, तो 5 को 2 चाहिए, तो 15 को कितना चाहिए था? अच्छा तो तुम लोग ऐसे करके निकाल लिया कि कम कौन दिया हुआ है। क्या हुआ सर वॉइस? नहीं नहीं अच्छा बनाना है आपको, इसमें रिलेशन आपने बनाया होगा। कौन बनाया, कैसे बनाया? 5A से B का बनाए थे? अच्छा वाह बहुत बढ़िया। तो तुम लोग लिखे होगे 5 मोल्स A का रिक्वायर्ड है सर 2 मोल्स B, सो सीधे 15 मोल्स का निकाले। अच्छा 15 मोल्स A डायरेक्ट 2/5 इंटू क्या किए 15 मोल्स ऑफ B, तो ये आया 6 मोल। वेरी गुड वेरी गुड, सही बनाए हो तुम लोग। तो यहाँ पे ये आया 6 मोल्स, जबकि यहाँ कितना दिया है 10, तो ये एक्सेस हो गया, तो पक्का यही एलआर होगा, क्योंकि भाई 15 मोल से बस 6 ही रिएक्ट किया और इसके बाकी 4 मोल अभी और हैं, तो ये तो और एक हो जाएगा कि ए कहाँ गया। तो देयर फोर ए मेरा क्या हो गया, देयर फोर इससे पता चल गया ए इज़ माई क्या लिखेंगे एलआर। अगर ए एलआर है तो रिलेशन कौन बनाएगा, किसको हक है? चटनी को हक है कि समोसा कितना खाया जाएगा, कि मोमो कितना खाया जाएगा? चटनी, ठीक है, तो चटनी को हक है कि बताएगा कि मोमोज कितना बनेगा। तो 5A गिव्स 4C और A कितना दिया हुआ था 15 मोल्स दिया हुआ था, तो 15 मोल्स हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग काम करते हैं भाई। बोलिए रिलेशन क्या बनेगा पहला, कि 5 मोल्स ऑफ A गिव्स हाउ मेनी मोल्स ऑफ C, 4 मोल्स ऑफ C, तो कितना मोल्स यहाँ पे दिया हुआ है बताओ 15 मोल्स। सर इसके साथ क्यों रिलेशन नहीं बना रहे हैं, क्योंकि ये मेरा एलआर नहीं है। वेरी गुड, तो 15 मोल्स ऑफ ए कितना देगा, सीधा सीधा बोला जाए 4/5 इंटू 15, कितना आ गया ये आंसर, तो 12 मोल्स ऑफ सी। ये तो सिर्फ सी निकला, मगर डी भी निकालना था, तो डी के लिए फिर से रिलेशन लिखना पड़ेगा और फिर से ए ही के साथ रिलेशन लिखेंगे कि 5 मोल्स ऑफ ए कितना देगा बताया जाए 3 मोल्स ऑफ डी, और इसमें हम लोग कितना मोल्स लेंगे 5 का बताइए, ए का कितना लेंगे 15 मोल्स लेंगे ना, तो 15 मोल्स हो जाएगा 3/5 इंटू 15, अगेन कितना आया ये 9, तो ये आया 9 मोल्स ऑफ डी। तो ये 9 मोल्स ऑफ डी बना एंड 12 मोल्स ऑफ सी बना, और ये हक किसको दिया गया, सिर्फ एल आर को दिया गया। नाउ इसी क्वेश्चन को अगर एलएस मेथड से बनाया जाए, या लिज्म सर मेथड, तो अगर एलएस मेथड से बनाया जाए इस क्वेश्चन को, तो आइए एलएस मेथड से सेम क्वेश्चन बनाते हैं। बनाए? ठीक है, थोड़ा इसमें हम लोग इसके प्रीव्यू को यहाँ ले जाते हैं, ठीक है यहाँ तक चलेगा। नाउ सी एलएस मेथड, LS method says write the reaction and write the balanced chemical reaction. So first of all you have to write the balanced chemical reaction. ठीक है ना भाई? हाँ, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिख लिए। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के बाद मेथड ये कहता है कि आप लिखें T इक्वल टू 0। T इक्वल टू 0 मीन्स एकदम शुरुआत वक्त में कंटेनर में सिर्फ कौन मौजूद है, A और B मौजूद है। जब A और B मौजूद है तो A कितना मौजूद है और B कितना मौजूद है, तो A कितना मौजूद है बताइए, T इक्वल टू 0 पर A कितना मौजूद है 15 मोल्स है, बोलिए हाँ या ना। और ये कितना मौजूद है 10 मोल्स है, और ये कितना है सर अभी तो रिएक्शन शुरू हुआ है T इक्वल टू 0 पे, अभी थोड़ी बनेगा प्रोडक्ट। फिर आफ्टर सम टाइम जब कुछ वक्त हो जाएगा
जब लिमिटिंग रिएजेंट अपना काम करने लगेगा तो आप मुझे बताइए कि हम लोग क्या लिखेंगे कि सर ये भी रिएक्ट करेगा बी से, ये भी रिएक्ट करेगा ए से, तो जितना था थोड़ा सा तो कम होगा। तो वो कम को देखो कैसे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 15 माइनस जो कोफिशिएंट है इसका 5, तो लिखेंगे 5x। क्या लिखेंगे, 15 मोल में क्या माइनस करेंगे 5x। यहाँ कितना कोफिशिएंट है बताइए 2 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ 10 माइनस 2x। ठीक है कि भाई ये भी कुछ हिस्सा रिएक्ट किया, ये भी कुछ हिस्सा रिएक्ट किया, ये x रिएक्ट किया, x रिएक्ट किया, मगर चूंकि यहाँ 5 था तो इसलिए 15 माइनस क्या लिखेंगे 5x, यहाँ 2 था तो क्या लिखेंगे 10 माइनस 2x। सर यहाँ कितना बना, तो यहाँ पर माइनस नहीं होता, ये बनता है, तो यहाँ ऐड करना है। तो अभी तो 0 था, तो 0 पे ऐड करोगे तो ये कितना लिखोगे, यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है 4, तो क्या लिखोगे 4x, और यहाँ कितना लिखोगे बताओ 3x। एक तो ये चीज़ हो गई, इतना लिख के छोड़ दीजिए। एलएस मेथड में आपको और भी एक चीज़ सीखना है, और वो चीज़ सीखना है फाइंडिंग एलआर। क्या सीखना है, फाइंडिंग एलआर का एलएस मेथड में कॉन्सेप्ट है, एक ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि सबसे पहले आप रेशियो पता करें। क्या पता करें, किसका रेशियो पता करना है, रेशियो पता करना है गिवन मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। किसका रेशियो पता करना है बताओ, गिवन मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और रूल ये कहता है कि एलआर विल हैव मिनिमम रेशियो, एलआर विल हैव, तो जिसका रेशियो मिनिमम आएगा वही एलआर है। ठीक है, आइए अब इनका हम लोग एलआर पहले पता कर लेते हैं। तो इसका 15 मोल था, इसका कितना था 10 मोल। तो आइए पहले ए के लिए पता करते हैं, लेट्स फाइंड आउट फॉर ए। तो जैसे ही ए के लिए पता करोगे तो ए का क्या लिखोगे, गिवन मोल्स 15 था, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है बाबू 5, ये ए का है। और बी के लिए बताइए क्या लिखेंगे, मोल्स कितना था 10, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2, तो इसको डिवाइड करिए, बताइए कितना आया 3 आया, ये कितना आया, ये 5 आया। कम कौन आया, रेशियो कौन कम आया, ये। तो देयरफॉर अगर ये लेस आया है तो यहां से पता चल गया कि ए इज एलआर। देखिए तो अभी आप लोग इतना लंबा चौड़ा स्कूली मेथड में लिख रहे थे कि ये इससे रिएक्ट करेगा, इसको इतना चाहिए, तो ये ज़्यादा है तो ये कम है, तो कम वाला एलआर है। ये हुआ स्कूल मेथड, और यहाँ देखिए डायरेक्टली पता चल गया। क्या अभी भी यहाँ भी वही आया था ए इज एलआर, क्या इससे भी वही आया है ए इज एलआर। क्या किए बताइए, ट्रिक क्या है, किसको किससे डिवाइड करना है, जो भी मोल्स दिया होगा क्वेश्चन में, मोल्स को कैसे डिवाइड करोगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। मोल्स को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करके क्या करना है, जिसका रेशियो मिनिमम आएगा वही एलआर। एलआर पता चल गया, बोलो एलआर कौन है, ए है कि बी है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 15 माइनस 5x मस्ट बी इक्वल टू 0। क्यों 0 सर, क्योंकि एलआर का मतलब ये होता है कि इट विल बी कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन। बोलिए हाँ या ना। तो कंप्लीटली कंज्यूम मतलब जैसे ही इसको माइनस करिएगा तो पूरी चीज़ें क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, एलआर खत्म हो जाता है, इसलिए सीधे इक्वल टू क्या करिएगा एलआर। क्यों ऐसा, क्यों, यहाँ पे क्या रीज़न देंगे, एज ए इज क्या था हमारा एलआर था। क्या यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, बोलिए सॉल्व करिए तो बताइए, तो x कितना आएगा 5x इक्वल टू 15, सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 15/5। कितना आया x की वैल्यू 3। मगर मुझसे x नहीं पूछा है, मुझसे क्या पूछा था, c और d कितना बनेगा। आपका आंसर में c कितना आया है पिछले मेथड से 12, और d कितना आया है 9। देखते हैं यहाँ भी आता है कि नहीं, तो लिखेंगे देयरफॉर c है, सर c 4x बनेगा, x की वैल्यू 3 है, तो बताओ कितना आया, क्या सही आया या गलत आया। अच्छा, और d कितना है 3x, 3 इंटू 3 कितना आया बताइए, क्या आंसर मैच किया। दिस इज एलएस मेथड, दिस इज सिंपल मेथड, विच एवर यू लाइक यू कैन फॉलो। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन देंगे वो मेरे मेथड से बनाना, एलएस मेथड से। ये कंपटीशन में काम आता है, जल्दी बनाने के, एकदम जल्दी, खतरनाक। और ये वाला स्कूल में, ठीक है। और जो नॉन स्कूलिंग है वो इसी को पकड़ लें, ठीक है। एलएस लीजम सर मेथड यूज़ करेंगे, स्कूल वाला बोलेगा कौन सिखाया लेके आओ
क्योंकि स्कूल को पूरा रीज़न चाहिए होता है कि क्यों वो एल आर है, तो आप लिखोगे कि चूंकि ये इतना रिक्वायर्ड था, उससे ज़्यादा है या कम है, प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, दैट्स वाई दिस इज़ एल आर। तो ठीक लगता है टीचर लोग को, हाँ सही है सही, फुल मार्क्स दो इसको। स्कूल में यही करना है प्लीज़। आई जो स्कूल स्टूडेंट्स है आई सजेस्ट के यूज़ मेथड 1, और जो नॉन स्कूलिंग है वो मेथड 2 पे ज़रा कमांड हासिल करें, मगर लिखना छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 12th का बोर्ड होगा वो एग्ज़ाम टिकतम नहीं आता है, लिखतम आता है। टिकतम टिकतम नहीं आएगा, क्या आएगा? लिखना होगा, और लिखतम आएगा तो लिखने की आदत ही ख़त्म हो जाएगी, तो क्या लिखोगे तुम लोग आंसर? फिर तुम लोग ऐसे बैठ के एग्ज़ाम में अस्कता हो गया, 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन लिख दिए है ना, दे देगा मार्क्स। ऐसा नहीं होता है, पूरा लिखना पड़ता है अच्छे से बोर्ड्स में। तो ये बात याद रखिएगा। आई हैव मेड अ स्लाइड ऑन एल आर प्रेजेंटेशन, तो उसको ज़रा लेते हैं, देखते हैं कि वो अब आएगा कि नहीं। और साथ में एक स्लाइड और भी मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, स्मार्ट स्टडी को लेकर के, कि कैसे आपको स्टडी करना चाहिए। तो हाँ, मेरे ख्याल से यही है। यस यस, इसमें जो एल आर के बारे में चर्चा करनी थी वो यहाँ है। दिस इज़ योर एल आर थिंग, ये मुझे चर्चा करनी थी। तो लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में हम लोग ये देखें, द रिएक्शन bottleneck, the reactant that gets completely consumed first dictates exactly how much product can be formed। यानी चटनी को ही हक है कि समोसा या मोमो कितना खाया जाएगा, यही लाइन यहाँ लिखा हुआ है। दूसरी बात, यहाँ देखें ये बर्गर है, अभी मुंह में पानी नहीं आना चाहिए आप लोग के, तो ये बंस हैं और ये उसके बीच में वेज कटलेट है जो जाता है बीच में, भाई ये इतना है, ये इतना है। विच इज़ लिमिटिंग रिएजेंट ओवर हेयर? बंस आर लिमिटिंग रिएजेंट, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। क्यों? क्योंकि कम अमाउंट में गिवन है, आप इससे बनाइएगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बना और ये बच गया, तो जो बच जाए उसे क्या कहते हैं? पैटीज़। जो बच गया वेज पैटीज़, वो एक्सेस में है और ये हमारा प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट बना। इसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पे CH4 + 2O2 गिव्स CO2 2H2, एक रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं मीथेन का, कंबशन का। इसमें लिखा है इवन इफ़ यू हैव 100 ग्राम्स ऑफ CH4 यू ओनली हैव 2 ग्राम्स ऑफ O2। मान लीजिए यहाँ दिया था 100 और ये 2, द रिएक्शन वायलेंटली स्टॉप्स द मोमेंट द O2 रन्स आउट। रिएक्शन उसी वक्त रुक जाएगा जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। ठीक है, मास अलोन कैनॉट टेल यू द लिमिटिंग रिएजेंट, यू मस्ट लुक एट द प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शंस भी आपको देखना पड़ेगा कि ये 100 ग्राम है तो इसका कितना मोल है, और ये 2 ग्राम था तो कितना मोल था। प्रोपोर्शन लगा के, जो रेशियो वाला मैंने आपको ट्रिक बताया, वो लगा के आपको इसको डिसाइड करना होगा। समझ गए? पक्का? तो लिमिटिंग रिएजेंट की ये कहानी है। और अब हम लोग आते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर और मज़ा आएगा इस पे। एलएस मेथड से बनाइए आप लोग। वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन है बैलेंस है ये, कैसे बैलेंस होगा? 2 लगा दें, 3, ठीक। आयरन का आप लोगों को एटॉमिक मास पता है? 56। ऑक्सीजन का 16। ये ओके, टेल मी मोल्स कितना आया एफई का? वाह। और O2 का भी? वाह। तो मोल्स आया इसका 0.2, और इसका कितना आया? ठीक है, रेशियो पहले हम लोग किसका निकाले? एफई का निकालेंगे। 0.2 बाई क्या करेंगे? 4। ये एफई के लिए था, और O2 के लिए क्या करेंगे बताइए? 0.5 बाई 3। क्या लगता है कौन कम आना चाहिए? एफई कम आ रहा है? पक्का? तो अगर एफई कम आ रहा है तो देयरफॉर क्या हो गया? एफई इज
LR, ठीक है। अब x के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, तो इक्वेशन डायरेक्ट लिख दें एट t इक्वल टू टी का लिखें कि t इक्वल टू 0 से लिखें, t इक्वल टू टी का लिखें डायरेक्ट, सीखिए थोड़ा एडवांस बनिए। क्या लिखेंगे बताइए, तो t इक्वल टू टी पे इसका कितना मोल्स है बताओ तो, कितना निकाले 0.2 ना, क्या लिखेंगे 0.2 माइनस कोफिशियंट 4x आया ना, और इसका कितना मोल आया बताइए 0.5, तो क्या लिखेंगे 0.5 माइनस क्या लिखेंगे 3x, और उधर कितना बनेगा बताइए 2x। अब क्या लिखेंगे, यही जो है यही हमारा क्या है LR है ना, क्योंकि ये Fe का था, यस और नो। सो देयर फोर एज Fe इज LR, तो आप क्या लिखोगे 0.2 माइनस 4x इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल्स टू 0.2 बाई 4 आया ना। अच्छा यहाँ कितना बनेगा, देयर फोर Fe2O3 विल फॉर्म 2x मोल्स, तो 2 इंटू क्या लिखेंगे 0.2 बाई 4, तो ये कटा 2 से, ये कितना आया 0.1 मोल्स आया, बोलिए हाँ या ना। अच्छा मगर हमसे क्या पूछा, हाउ मच पूछा है, हाउ मच मतलब वेट पूछा होगा, तो वेट ऑफ Fe2O3 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2O3 फॉर्म्ड इनटू मोलर मास ऑफ Fe2O3 हाँ या ना। तो नंबर ऑफ मोल्स तो 0.1 बना है, और मोलर मास यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, तो कैलकुलेट करिए इसका मोलर मास, क्या लिखेंगे 56 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 3, 112 प्लस 48 हाँ या ना, तो दैट विल बी इक्वल टू 160, यस और नो। तो ये हो जाएगा 160 और 0.1 मतलब ये कट गया, आंसर इज, आंसर लिख के 2 लाइन मार के डॉट कॉन्फिडेंस का, चमका हो जाएगा। चले, सो एज यू हैव अंडरस्टूड, तो भाई देखिए ये मुझे आप लोगों को बताना है, एज अ स्टूडेंट यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट हम लोगों के पास जो पढ़ने के लिए कुछ स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले तो प्रोग्रेस को फोकस करें, नॉट परफेक्शन, और बड़ी अच्छी लाइन लिखी है जो आपको पता भी है, कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन। जो होता है ना, रात में देखे शॉर्ट्स और रील्स, खतरनाक मोटिवेटेड हो गया, अब तो भाई खतरनाक कर देना है, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम दे, तो ऐसा ये सब नहीं होना है, सब इतना सा मोटिवेशन वगैरह सब फालतू मोटिवेशन है। बी डिसिप्लिन्ड, बी कंसिस्टेंट। तो बी डिसिप्लिन्ड का मतलब ये होता है कि अगर आप रोज़ थोड़ा भी काम कर रहे हैं, रोज़ पढ़ रहे हैं, रोज़ सॉल्व करते हैं, रोज़ हारते हैं, रोज़ करते हैं, एक दिन वो डिसिप्लिन में जब आ जाएगा तो आप ऑटोमेटिक जीनियस हो जाएंगे। इसलिए ये कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। रोज़ ही पढ़ें पर थोड़ा ही पढ़ें, ज़्यादा नहीं पढ़ें पर पढ़ें ज़रूर। ऐसा ना हो कि गैप कर दें किसी दिन के, सर आज हम नहीं पढ़े हैं। जिस दिन नहीं पढ़े उस दिन रिग्रेट होना चाहिए, करें हम आज पढ़ नहीं पाए, तो ये रिग्रेट आपके अंदर आनी चाहिए। नाउ इंटरेस्टिंग थिंग इसको बोला जाता है, कई टेक्निक्स हैं, इनमें से एक ये है, इसको पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं, जो कहता है कि 25 मिनट ऑफ डीप फोकस फॉलोड बाय 5 मिनट ऑफ ब्रेक। आप ये बात झूठ है कि कोई बोले कि सर हम 1 घंटा पढ़ लेते हैं एकदम ध्यान से, नहीं। आप उस 1 घंटे में कई जगह आपका ध्यान भटकता है, अगर फ़ोन नहीं भी हो तो भी ख्याल भटकता है ना। थोड़ी देर के बाद आप कुछ कहीं और पहुंच जाता है, फिर फरारी आ जाता है, फिर चला रहे हैं, फिर पूरा खतरनाक, तो ऐसा हो जाता है। तो इसलिए आप क्या करना है, इसमें आधे घंटे का सेटअप बनाएं, आधे घंटे में 25 मिनट एकदम फोकस के साथ पढ़ें, माइंड को बार बार बोलने के नहीं, इनको भी फोकस रहना है, और फिर उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लें। उसके बाद क्या करना है, एक्टिव रिकॉल। टेस्ट योरसेल्फ कॉन्स्टेंटली, डोंट जस्ट पासिवली रीड। सिर्फ रीड नहीं करना है, तुरंत थोड़ी देर के बाद पूछना है, अपने आप से पूछना है क्या पढ़े तुम अभी, यहाँ पर क्या बोल गया है बुक, क्या चीज़ कर गया है, उसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉलिंग, उसी वक्त रिकॉल करना है। थर्ड क्या है, स्पेस्ड रिपीटेशन। व्हाट इज स्पेस्ड रिपीटेशन? रिव्यू मटेरियल एट इंक्रीजिंग इंटरवल्स टू लॉक इट इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। मीन्स जब कई बार क्या होता है कि हम लोग, ये रिवीजन की टेक्निक है कि इसको बोलते हैं साइक्लिक रिवीजन। साइक्लिक रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे मान लीजिए आज का क्लास है, पिछला क्लास है, उसका एक पिछला क्लास, एक वीक बना लो, एक वीक में बैठो संडे वाले दिन, और उस पूरे वीक का जो 3 क्लास है वो 3 क्लास का नोट्स, 3 क्लास के क्वेश्चंस एक बार फिर थॉरो अप रिवाइज कर जाओ, ठीक है। उस तरह से उससे पिछले तीसरे क्लास के रिवीजन कर जाओ। जब अगला वीक पढ़ लो फिर शुरुआत से करो,
तो उससे क्या होगा कि जो बार बार रिवाइज करते जाओगे तो जो वो पिछला वाला जो तुमको बोरिंग लगता है वो तुमको क्या हो जाएगा बताइए, अच्छे तरह से याद हो जाएगा. सो दैट्स द पावर ऑफ स्पेस रिपीटेशन. और फीनमैन टेक्निक, फीनमैन बहुत ज़बरदस्त साइंटिस्ट थे. ये आइंस्टाइन के बाद सबसे पॉपुलर साइंटिस्ट हुए. आइंस्टाइन तो कोई नहीं बना, मगर ये आइंस्टाइन से कम भी नहीं थे, क्योंकि इन्होंने आकर के क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स की थ्योरी दी थी. और फीनमैन का कहना था कि आई वॉज नो बॉर्न जीनियस, आई बिकम जीनियस बाई हार्ड वर्क, बाई क्वेश्चनिंग थिंग्स, बाई क्यूरियोसिटी. तो फीनमैन टेक्निक ये कहता है कि एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स एज इफ यू आर टीचिंग देम टू समवन एल्स. अपने आप को ऐसे समझाओ जैसे तुम किसी को पढ़ा रहे हो. अपना नाम ही ले लो, ठीक है, कि भाई तुमको ये समझ आया, देख लो भाई गड़बड़ तो नहीं है, 5 का 4 ही होगा ना, इधर माइनस ही होगा ना. समझ रहे हो कि इसको माइनस करते हैं, फिर इसको ऐड करते हैं, इसको इधर लाते हैं, तब मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐसा करते हैं. ऐसे अपने आप को पढ़ाना है. ये 4 टेक्निक अगर आप फॉलो अप करेंगे, ये स्टार्ट करना है आपको, ठीक है. तो ये चीज़ें आप स्टार्ट करिए. लास्ट में टैगलाइन लिखा हुआ है, यूज़ द राइट मेथड नॉट जस्ट हार्ड वर्क. तो ये मेथड है जिसको आपको फॉलो अप करना है. पढ़ाई कितनी करनी है? हाफ एन आवर की, जिसमें 25 मिनट का फोकस, 5 मिनट का ब्रेक, ठीक है. फिर क्या करना है? एक्टिव रिकॉल, खुद को पढ़ते हुए भी पूछते रहना है कि तुमको आ रहा है समझ में. और क्या है वहाँ पर बताइए, साइक्लिक रिविजन मैंने नाम रखा है इसका. स्पेस रिपीटेशन का मतलब क्या है कि कुछ दिनों के बाद वापस से पूरे शुरुआत से रिवाइज करिए नोट्स और न्यूमेरिकल्स. और चौथा क्या है कि जब पढ़ लें तो खुद से खुद को पढ़ाएं, ठीक है, किसी को फ़ोन पे नहीं, दोस्त को नहीं, ग्रुप स्टडी नहीं, खुद को पढ़ाएं. तो इस चीज़ को फॉलो अप करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा आप लोगों का. ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं. थैंक यू ऑल ऑफ यू. इसमें और